चले आगे बढ़े। ठीक है, अपवाह तंत्र पहले तो समझेंगे कि है किसको कहते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, बताइए बाबू, आप लोग सिंपल सा बोलते हैं कि जैसे आप लोग हमारे पास आए तो आप जहां से भी आए गंतव्य स्थान से मनाली होते हुए सीढ़ी चढ़ते हुए, है ना, क्लासरूम में इंटर किए, क्लासरूम में इंटर किए। तो आपका इसका मतलब रास्ता क्या है, फिक्स है ना। मनाली चौक सबौर से कोई आ रहा है तो मनाली चौक ही आएगा, मनाली चौक से फिर बाएं मुड़ेगा, बाएं से दाएं मुड़ेगा। ये तो आपका रास्ता क्या है, क्लियर है कि यही रास्ता से आप आइएगा। अच्छा, जाना कैसे है, तो जैसे हम आए हैं तो वैसे ही जाना है ना। रास्ता वहां बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि शीशा तोड़ करके तुम चला जाएगा, नहीं ना, कोई ठीक नहीं। तो नदी हुआ, झील हुआ, जहां पानी का सोर्स है, अपना उसका एक तंत्र होता है। तंत्र मतलब क्या हो गया, रास्ता। तंत्र मतलब क्या हो गया, रास्ता। नदियों, झीलों, झरनों का अपना एक तंत्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। दिमाग में सेट हो गया, पक्का लिख लीजिए। नदी, झील अर्थात जहां पानी का सोर्स है, नदी, झील, झरना, तालाब का अपना एक निश्चित जल प्रवाह तंत्र होता है जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं, जो इस क्षेत्र की संरचना एवं उच्चावच द्वारा प्रभावित होती है। प्रवाहित नहीं, प्रभावित होती है, इफेक्टिव। एक नदी जब विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाती है तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत है। एक नदी, हाँ आगे, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। दैट्स ऑल। अब तीन चीज हमको समझ में आया। नंबर वन, एक तो अपवाह तंत्र किसको कहे, तो क्लियर हो गया। हाँ, अब यहां से हमको तीन टर्मिनोलॉजी निकल करके आया। एक जल संग्रहण, संग्रहण। दूसरा हमको क्या निकल करके आया, द्रोणी। अभी देखिए आपसे हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, द्रोणी, है ना, सिंधु, गंगा एवं प्रायद्वीपीय। बात समझ में आया, द्रोणी। और तीसरा क्या निकल करके आया, जल विभाजक। ये तीन टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आया। अब यहां देखो, हाँ यहां ध्यान दो। यदि अपवाह तंत्र ओवरऑल तुमको पूछा तो क्या बोलना है बाबू, नदी, झील, झरना, तालाब का अपना एक क्या होता है, अपवाह तंत्र होता है, तंत्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। अब बोलो, जैसे मान लो एक नदी है, ठीक है ना, जो यहां से निकल रही है और यहां जाकर के गिर रही है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल संग्रहण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल संग्रहण। दिमाग में सेट हो गया। यदि हम ये मेन नदी हो गया, ये कौन सा नदी हो गया, मेन नदी, इधर ध्यान दो, ये मेन नदी हो गया और यहां आकर के इसमें सहायक नदी मिल गई, यहां आकर के इसका सब्सिडी रिवर मिल गया। अब मान लो ये ए नदी है, बी नदी है या कोसी नदी है, ये मेन नदी गंगा है और ये कौन सा है, कोसी हो गया। तो इसको, इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे गंगा और कोसी द्रोणी क्षेत्र। क्या बोलेंगे, गंगा कोसी द्रोणी क्षेत्र। तो वही हम बोले थे ना, जहां सहायक नदियों का भी पानी ले लेता है। क्लियर है। तीसरा, जल विभाजक। अब मान लो ये खास करके काम कर रहा है, कुछ विभाजन एरिया बना रहा है, इधर चले गए तो ये एरिया मेरा कोई चीज का है, दूसरा महानंदा नदी का। कौन सा नदी का, महानंदा का। तो ये वाला एरिया मेरा क्या हो गया, विभाजक का रेखा काम हो गया। इधर क्या कहलाया, गंगा कोसी द्रोणी, और इधर क्या कहलाया, गंगा महानदी बेसिन। ठीक है ना। यही द्रोणी जल विभाजक जो है क्या चीज में तब्दील हो जाएगा, बेसिन में। यही जल विभाजक किस में कम आ जाएगा, बेसिन में। तो क्लियर हो गया, बेसिन किसको बोलेंगे, जल विभाजक किसको बोलेंगे, द्रोणी किसको बोलेंगे, जल संग्रहण किसको बोलेंगे, समझ में आ गया। द्रोणी और दोआब, जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र में दोआब बोलते हैं। दो मतलब होता है दो नदी,
और आब मतलब होता है मैदान। तो दो नदियों के बीच में जो मैदान है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। बात समझ में आया? यहाँ स्पेशल किसको कहते हैं? मैदान को। लेकिन यहाँ किसको कहते हैं? जो दो नदियों वाला क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है ना? तो स्पेशल जो मैदान देखेंगे तो उसको बोल देंगे दोआब। तो दो नदी वाला ओबियस होगा, तो कौन सा एरिया हो गया? ये गंगा कोसी का, ये कौन सा हो गया? दोआब का क्षेत्र हो गया। या इसको हम लोग नदी के रूप में देखेंगे तब इसको हम लोग क्या कह देंगे? गंगा और कोसी का द्रोणी। क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया? बोलो हाँ ना। बेसिन जो जल विभाजक वाला एरिया है ना, वही हमारा प्रायद्वीपीय पठारी इलाका में चल जाओगे तब ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिन। जैसे हम नर्मदा ताप्ती का बेसिन बोलेंगे, वहां पे ये नहीं बोलेंगे जल विभाजक। जल विभाजक कहां होगा? उत्तर वाले हिस्से में। क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया? आगे बढ़े बाबू, पक्का? ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। भारत में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जल संसाधन विश्व के कुल जल संसाधन का 15% है, जबकि जनसंख्या 16.7% है। 16.7%। ये बात समझ में आया? मान लो कि पूरे विश्व में जितना पानी है, ठीक है ना, उसका 15% एरिया कहाँ है? भारत में। अब विश्व का जितना आबादी है उसका आबादी कितना है? 17 मान लेते हैं, 15-17, मतलब जितना आदमी है उतना पानी का प्रतिशत भी है। ठीक है, अब फिर भी हम लोग किसके लिए मरते हैं? पानी के लिए मरते हैं, है ना? नहीं मरते हैं? ठीक है, और इसका जीता जाता है उदाहरण तो हमारा बिहार है। गलत बोल रहे हैं? वहां पानी के लिए मरता है और पानी में मर जाता है, दोनों सिचुएशन वही है। ठीक है ना? ये जो है ये फिर भी ऊंचा है। जब जल संग्रहण का बात बोलेंगे, ये मान लो गंगा, ठीक है, गंगा तो मेन नदी हो गया। ये जितने भी है सब्सिडरी रिवर, ये क्या है? सब्सिडरी रिवर है। तो ये नदी का, इसका भी पानी लेकर के आया, ऑलरेडी इसमें पानी है, ये है, तो ये उफान पे चला गया। बात समझ में आया ना? तो जिसके कारण इसका क्षेत्र बढ़ जाता है, तो भागलपुर का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा डूबता है। क्लियर है ना? जबकि उधर आपका पूरा का पूरा डूब जाएगा, नगोछिया सब ये सभी जो है पूरा डूबेगा। लेकिन इधर भागलपुर वाला एरिया जो है सेफ जोन है। और थोड़ा दूर चलते जाओ, बांका तरफ चल जाओ, मंदार हिले पे चल जाना, ठीक है, वहां कोई पानी नहीं पहुंचेगा।